पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों में आज बढ़िया उतार चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कमजोर संकेत, उसके बाद लोअर लेवल से एक बढ़िया रिकवरी, वापस आखिरी के कुछ मिनटों में ऊपरी सतह थोड़ी सी फिर बिकवाली, लेकिन एक बढ़िया उतार चढ़ाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। आज के लिए भी जो शानदार सत्र था वो था PSU स्पेस के लिए, जिसमें कोल इंडिया, NTPC, पावर ग्रिड, REC, PFC, शिपिंग कॉर्पोरेशन, ऐसे बहुत सारे नाम थे जहां पर खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। और उसके अलावा पावर इंडेक्स में जहां पर जोरदार तेजी थी, 11 साल के ऊपरी स्तरों पर पावर इंडेक्स पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। बढ़िया तेजी थी आज पावर ग्रिड में, NTPC में, IEX में, टाटा पावर में 6% के आसपास का मूव वहां देखने को मिला था। REC, PFC तो फॉलो कर ही रहे थे, तो ओवरऑल एक बढ़िया मूव पावर स्पेस के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। साथ ही साथ आज जो शानदार मूव देखने को मिला था वो था रियल स्टेट स्पेस के अंदर भी। सिलेक्टिव रियल्टी कंपनीज जैसे कि इंडिया बुल्स रियल स्टेट हो गए या फिर गोदरेज प्रॉपर्टी, DLF जैसे नाम थे जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। मिड कैप के लिए एक बढ़िया दिन, 1-1.5% का मूव मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिला। आधे % से ज्यादा का मूव स्मॉल कैप इंडेक्स में आता हुआ दिखाई पड़ा। मेटल शेयरों में खरीदारी थी, टाटा स्टील तेजी में था, JSL में खरीदारी थी, हिंडाल्को में खरीदारी थी, हिंदुस्तान कॉपर में खरीदारी देखने को मिली। तो मेटल स्पेस में भी एक बढ़िया मूव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा था। बिकवाली थी आज ऑटो स्पेस में और FMCG स्पेस में, जहां पर ब्रिटानिया से शेयरों में थोड़ी रिकवरी जरूर लोअर लेवल से आई, लेकिन उसके बाद वापस फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। और ऑटो में जहां पर ऑटो सेल्स के नंबर आने वाले हैं, पेंडिंग है, परसों नंबर्स आएंगे, और उससे ठीक पहले इस पूरे स्पेस के अंदर भी आज प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। दिन के निचले स्तरों के आसपास ये भी बंद हुए। कुछ और स्टॉक्स जहां पे मूव था उसमें से निफ्टी के 50 में से 28 शेयरों में तेजी थी, सेंसेक्स के 30 में से 18 शेयरों में तेजी थी, निफ्टी बैंक के 12 में से 6 शेयरों में आज खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। SBI आज लीड कर रहा था और PSU बैंक के अंदर अच्छा मूव देखने को मिला था। SBI दोबारा 4 लाख करोड़ के ऊपर मार्केट कैप पहुंच गई और देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक फिर से बनता हुआ दिखाई पड़ा। दिन के ऊपरी स्तरों पर वो भी बंद हुआ और उसके अलावा हैवी वेट्स की तरफ से भी एक अच्छा पार्टिसिपेशन आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ओवरऑल एक बढ़िया सेशन एटलीस्ट सिलेक्टिव स्टॉक के लिए, मिड कैप के लिए, और एक बढ़िया रिकवरी लोअर लेवल से मार्केट ने दिखाई भी। लेकिन अब एक्सपायरी है कल, एक्सपायरी के साथ साथ कल महीने का एंड भी होगा, इस 6 महीने का एंड भी होगा फाइनेंशियल ईयर के, और पूरे कैलेंडर ईयर के 9 महीने का एंड होगा, और नए अक्टूबर महीने की शुरुआत भी होने जा रही है जिसके अंदर अर्निंग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग है गोइंग फॉरवर्ड, और उससे ठीक पहले ये सेशन शुरू होने जा रहा है, तो बहुत क्रूशियल रहने वाला है कल का सत्र भी। चलिए अब उस पर तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। और पहला सवाल फ्रेश एंट्री के लिए सनी कुमार साहब का कैम्प्स पर। सर, कैम्प्स के नंबर्स को लेकर एक बड़ी क्रूशियल चीज़ है कि जो उसके नंबर आए हैं म्यूचुअल फंड के, एम्फी के नंबर रिलीज़ हुए हैं, उन नंबर्स में एक डिप देखने को मिला है कंपनी के जो AUM के नंबर्स थे उसमें, और उसी को ही क्लियरली रिफ्लेक्ट कर रहा है कैम्प्स भी, इसीलिए वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बेटर यही है कि थोड़ा एक्यूमुलेट करें। ये बढ़िया करेक्शन हाई लेवल से आ चुका है, लेकिन थोड़ा ही एक्यूमुलेट करें, क्योंकि वो बड़ा भारी शेयर और एक तरफा तेजी दिखा के चला था, उसके बाद थोड़ा सा ईज आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कॉल लेकर चलना होगा। लेकिन जो AUM के नंबर देखने को मिले थे म्यूचुअल फंड स्पेस में, उसका एक साफ रिफ्लेक्शन यहाँ कैम्प्स के स्टॉक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ा है। अच्छा, IRB इंफ्रा व्यू, अदानी पोर्ट, अदानी के ऊपर तो मनप्रीत जी, जो मतलब राजेश पालविया साहब जो है एक्सेस सिक्योरिटीज़ के, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। उनका तो ये मानना है कि ये अदानी पोर्ट पर्टिकुलरली शायद अगली सीरीज़ का एक बढ़िया स्टार बन सकता है, अक्टूबर सीरीज़ का। तो उस हिसाब से तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको ब्रोकरेज हाउसेस के व्यूज़, उस कंपनी के नंबर्स पे डिपेंड करना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए आप इसको देख सकते हैं। IRB से बेटर आप IB रियल में चले जाइए, क्योंकि वहाँ पे बढ़िया करेक्शन हाई लेवल से देखने को मिला है और ठीक ठाक लेवल पे काम काज भी कर रहा है, नंबर भी चेंज हो ही रहे हैं, तो उसको आप एटलीस्ट मीडियम टर्म के लिए देख सकते हैं। और अदरवाइज लॉन्ग टर्म के हिसाब या मीडियम टर्म के हिसाब से अदानी पोर्ट दूसरा नाम है जिसको आप ट्रैक कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और सन फार्मा शॉर्ट टर्म, तनुज जी शॉर्ट टर्म के लिए मैं ट्रैक नहीं करता, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और IRCTC, जावेद साहब, ऐड करने की सिचुएशन तो फिलहाल नहीं है। हाँ, प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर कर सकते हैं आप IRCTC के ऊपर। 2 तरह की वजह है, 2 कंपनी अच्छी है, 4 तरह के बिजनेस है, जिसके अंदर एक कंपनी का कारोबार है। मेजर कारोबार में टूरिज्म आता है, ट्रैवलिंग आता है, उसके अलावा केटरिंग आता है और बॉटलिंग आता है, जिसमें से कारोबार रिवाइव हो रहा है, ट्रेन्स वापस ट्रैक पर आ रही है, सिचुएशन बेटर हो रही है। ये एक पार्ट है। दूसरी पार्ट ये कंपनी के कारोबार के ऊपर है। दूसरा पार्ट कंपनी के स्टॉक के ऊपर है, जहाँ पर ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है।
जब इसमें स्प्लिट की घोषणा हुई थी तभी 1800-2100 रुपये की रेंज में होता था, वहाँ से दोगुना हो चुका है शेयर एक तरफा चाल दिखा के। छोटी इक्विटी है 1:5, एक शेयर को 5 शेयर में विभाजित कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वैसे ही इक्विटी का साइज़ 5 गुना होने वाला है। तो इक्विटी फ्लोट बढ़ेगा जो NBCC केस में हुआ था, और धीरे धीरे करके शेयर का फ्लोट बढ़ेगा, EPS डाइल्यूट होगी और अकॉर्डिंगली काम होगा। तो बेटर यही है कि बढ़िया तेज़ी आ चुकी है, प्रॉफिट मिल रहा है, लेकर निकल जाए, नया एंट्री अभी ना करें, करेक्ट होने दीजिए, वापस 2100 को एडजस्ट कर लीजिए 5 हिस्सों में, जहाँ बैठे वहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अदानी इंटरप्राइज को लेकर प्रणव साहब एक बाज़ार में खबर भी चल रही है कि कुछ खबरें आ सकती हैं यहाँ पर पॉजिटिव साइड पर। आज से कुछ जानकारों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि ऐसी बज़ चल रही है क्या मार्केट में, तो ऐसी है बज़ कि कुछ पॉजिटिव खबर आ सकती है और इसीलिए शायद ये शेयर तेज़ी में है। आप मीडियम टर्म के हिसाब से तो देख ही सकते हैं स्टॉक को, लेकिन स्टॉप लॉस जो भसीन साहब ने आपको दिया उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स में और कैम्स में और मेट्रोपोलिस में मंथली SIP 12 महीने के लिए करना सही रहेगा। शिवाजीत साहब, कैम्प्स में कर सकते हैं, गैलेक्सी को अवॉइड करिए, और मेट्रोपोलिस का आप अपोलो हॉस्पिटल को देख लीजिए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। सबसे बड़ी लार्जेस्ट चेन है हॉस्पिटल्स की, शायद 12,500 के आसपास के बेड्स हैं इनके पास, और बहुत स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो प्रोफाइल तो है ही। तो अपोलो हॉस्पिटल को पहली तवज्जो दीजिए, उसके हिसाब से रखिए, और कैम्प्स को ध्यान रखिए। गैलेक्सी और उसको आप अभी के लिए एटलीस्ट अवॉइड करिए, और मेट्रोपोलिस तो वैसे ही बड़ी तेज़ी दिखा चुका है, और जिस कारोबार को आप इसमें देख रहे हैं वो कारोबार ऑलरेडी अपोलो के अंदर है, तो आपको उसको भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर भी आपको पैथोलॉजी बिजनेस मिल जाएगा, तो आप उसके अंदर शिफ्ट कर जाए, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। अच्छा जी, और यस बैंक 3 साल 10,000 शेयर। राजेश जी, खरीदारी शायद पुरानी है आपकी, क्योंकि नया भाव तो ये है नहीं यस बैंक का, वो तो शायद जो लास्ट मैंने देखा था वो 10-12 रुपये के आसपास होता था। खैर, अगर आपने ख़रीद रखा है तो फंडामेंटल ट्रिगर तो अभी कोई नहीं है, मोमेंटम बेस्ड मूव मिल जाए तो आप निकल जाओ, ज़्यादा बेहतर है। नंबर जब तक इम्प्रूव ना हो तब तक 3 साल 10 साल 5 साल कोई रिलेवेंस नहीं है। कोई भी कंपनीज के नंबर स्ट्रॉन्ग है, क्वार्टर बाय क्वार्टर या 6/6, छमाही बाय छमाही, आप उसके अंदर बने रहिए 10 साल का 20 साल भी, लेकिन जहाँ नंबर नहीं सपोर्टिव है वहाँ ना रहे, वो ज़्यादा बेहतर है, भले ही कितना अच्छा नाम हो, अकॉर्डिंगली आपको कॉल लेना होगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। IBR बाय करें किस प्राइस में? IBR मेरे ख्याल से आप इंडिया बुल्स रियल एस्टेट की बात कर रहे हैं, तो आप सर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 92 के आसपास में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ था नए प्रमोटर को, जिसके बाद इसमें मैनेजमेंट चेंज हुआ था, तो उसके इर्द गिर्द आपको जितना मिलता रहे उतना बढ़िया है, तो आप थोड़ा यहाँ पर ऐड करते रहिए और मूव की उम्मीद यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा, पारस डिफेंस में क्या करें लिस्टिंग के बाद? राजेंद्र साहब, पहले तो मिला है या नहीं यही नहीं पता। 2-3 चीज़ें बहुत क्रूशियल हैं। पारस डिफेंस का छोटा IPO था, 170 करोड़ रुपए का IPO था, 140 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी का रेवेन्यू था, 300 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी की ऑर्डर बुक है। 50% ऑर्डर जो है वो गवर्नमेंट स्पेस से आते हैं, और बचे हुए 50% जो है वो इनको प्राइवेट के सारे लिस्टेड प्लेयर्स से आता है डिफेंस में। तो कंपनी छोटी है, इसलिए IPO बढ़िया सब्सक्राइब हुआ है। अगर आपको अच्छा दाम मिलता है अपनी लिस्टिंग पर तो एटलीस्ट थोड़ा पैसा लेकर निकल जाए, और बाकी नंबर्स पे डिपेंड करता है कैसे आगे चल के कंपनी नंबर देती है उसके ऊपर भी। तो इन्होंने नई कैपेसिटी एडिशन के लिए रकम उठाई थी और डेट चुकाने के लिए रकम उठाई थी, तो वो तो बहुत आसान है, लेकिन उसके बाद कैसी आपको लिस्टिंग मिलती है उस पर डिपेंड करता है। तो आप लिस्टिंग होने दीजिए, फिर कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा। लिस्टिंग के साथ साथ लंबी अवधि के लिए अगर आप जा रहे हैं तो नंबर्स को देखिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान होगा। महाराष्ट्र स्कूटर, बंसाली साहब, ये मेरी बात हुई थी भावेश साहब, माफ़ कीजिएगा, कि कुछ जानकारों से कि डिस्काउंटिंग अच्छी मिल रही है यहाँ पे बाकी इनकी जो पीयर्स है उसके कंपैरिजन में। मिसाल के तौर पे बजाज की ग्रुप्स कंपनीज के अंदर इसका इन्वेस्टमेंट है, बजाज ऑटो में, बजाज फिनेंस में, बजाज होल्डिंग्स में भी। तो उस तरह के इन्वेस्टमेंट के ऊपर 60% डिस्काउंट को आप निकाल दीजिए, और वो अगर प्रीमियम दे रही है, मिसाल के तौर पर 100 रुपये वैल्यू बैठती है इनके इन्वेस्टमेंट की, और उसको इससे 60% निकालने के बाद 40 रुपये से ज़्यादा इसकी वैल्यू मिल रही है आपको, तो आप ज़रूर इसके अंदर बने रहिए। वैसे कंपनी अच्छी है, समय दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बजाज को प्ले नहीं करना चाहते तो आप इनमें प्ले कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम कम होता है, तो ज़रा ध्यान से संभल कर आपको यहाँ पर ट्रेड करना होगा। IOC, इन्फीबीम, गॉडफ्रे फिलिप्स। राणा साहब, गॉडफ्रे फिलिप्स ठीक कंपनी है, इस पूरे स्पेस में, सिगरेट स्पेस में सबसे सस्ती वैल्यू भी यही है। आज तो सर्किट की तरफ चल भी रहा था ये शेयर। एक ही इंटरनल डिस्प्यूट वाली बात थी इसमें कि ये बिकेगी कंपनी एंड ऑफ द डे,
लेकिन इसे कौन खरीदेगा उस पर डिपेंड करता है कि इंडिया में एफडीआई रेगुलेशन नहीं है, वरना इसके जो विदेशी प्रमोटर है वही खरीद ले इसमें, लेकिन वो इसीलिए नहीं खरीद सकते कि एफडीआई रेगुलेशन है। लेकिन अगर ये कोई भी इंडियन प्रमोटर खरीदता है या कोई भी बड़ा प्रमोटर खरीदता है तो गेम चेंजर होगा। वैसे कंपनी अच्छी है, मालबोरो की इंडिया में मास्टर फ्रेंचाइजी है, प्लस 42 के आसपास नहीं, शायद 150 के आसपास अब तो इनके जो 24/7 है वो स्टोर पहुंच गए हैं। पहले अच्छे खासे इन्होंने रिवैम्प भी वहाँ पर किया है, कन्फेक्शनरी बिजनेस के अंदर भी है जहाँ पर ये पान मसाला और बाकी प्रोडक्ट्स जो है वे बनाते भी हैं। तो कंपनी ठीक है, वैल्यू वाइज सस्ती है, रेवेन्यू ठीक ठाक है, लेकिन वो डिस्प्यूट का प्रॉब्लम रहता है, तो अब उस पर क्या क्लैरिटी आती है वो देखना होगा, लेकिन अदरवाइज कंपनी अच्छी, आप बने रह सकते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और IBR पे हम बातचीत कर चुके हैं, अदानी एंटरप्राइज पे हम बातचीत कर चुके हैं, बजाज फाइनेंस एंड बर्गर किंग। हेमंत साहब, बजाज फाइनेंस तो ऑब्वियस ही बात है आप बने ही रहिए, अगर आपने ले रखा है तो, नहीं ले रखा तो नीचे का वेट करिए और वहाँ पर आप खरीदारी करें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और उसके अलावा बर्गर किंग के केस में आपको लॉस में है ये कंपनी, नीचे 121 ऊपर 200, इन दोनों लेवल का ध्यान रखिएगा, इसके आसपास खरीदिएगा, उसके आसपास निकल जाइएगा जब तक कंपनी प्रॉफिट नहीं दे रही। प्रॉफिट दे दे तो बात अलग है, लेकिन तब तक के लिए यही रेंज को आपको प्ले करना होगा। अच्छा, सजेस्ट अ गुड फंडामेंटल स्टॉक विच हैज़ लो इक्विटी फ्लोट, प्लीज़ डोंट सजेस्ट MRF। सर MRF तो वैसे भी कभी नहीं सजेस्ट करता मैं, क्योंकि उसका फ्लोट बहुत ही छोटा है, 45 लाख शेयरों का फ्लोट है, तो मतलब ही नहीं बनता, और वो मल्टीनेशनल कंपनी भी नहीं है, डिविडेंड कभी नहीं देती। आपको पहली चीज़ तो सारी मल्टीनेशनल कंपनी देख सकते हैं आप, जिसमें फाइज़र है, बहुत छोटा इक्विटी फ्लोट है, सनोफी है, एबॉट है, एबॉट तो चलिए महंगा भी है, उसको तो छोड़ भी सकते हैं, सनोफी फाइज़र दोनों डिविडेंड अच्छा पे करती है, इसलिए भी आप उन्हें देख सकते हैं। फार्मा में, ऑटो में आप हनीवेल को देख सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत बड़ा शेयर है, तो उसको छोड़िए। बॉश को देखिए, बॉश वर्ल्ड की इकलौती, मतलब बॉश वर्ल्ड में इकलौती जगह से, यानी इंडिया में ही सिर्फ लिस्टेड है, तो आप उसको भी तलाश सकते हैं, बढ़िया कंपनी है मल्टीनेशनल स्पेस में, इक्विटी फ्लोट उसका भी कम है। और अगर आप फार्मा हो गया, ऑटो हो गया, आप IT में जाना चाहते हैं, ओरेकल एक अच्छा डिविडेंड प्ले है और अच्छी मल्टीनेशनल है, उसको भी आप देखिए, लो इक्विटी फ्लोट उसमें भी है। अगर आप FMCG में जाना चाहते हैं तो HUL मल्टीनेशनल है और उसका भी फ्लोट कम है, लेकिन उतना कम नहीं है जितना बाकी प्लेयर्स का है। देन कम्स मार्स की एक सब्सिडरी है इंडिया में, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, उसका भी फ्लोट बहुत कम है, और लेकिन वो बहुत ज़्यादा चला हुआ शेयर है, वो सेकंड स्मॉलेस्ट फ्लोट वाली कंपनी है MRF के बाद। उसके अलावा मतलब बेसिकली सारी मल्टीनेशनल ही है जिनके फ्लोट छोटे हैं, इंडियन कंपनी के फ्लोट थोड़े बड़े हैं। JK सीमेंट का फ्लोट छोटा है, उसको आप देख सकते हैं, मल्टीनेशनल इंडियन कंपनी है और अच्छी सीमेंट कंपनी है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी जिनके फ्लोट कम है और फंडामेंटल ठीक है, इनमें आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और अदानी पे हम बातचीत कर चुके हैं। गुडईयर मल्टीनेशनल गुड डिविडेंड कंपनी, हाँ अंश साहब ये भी बिल्कुल सही कहा आपने, अच्छी कंपनी है, बढ़िया डिविडेंड देती है। 2 क्वार्टर पहले, 2 साल पहले इन्होंने 80 रुपये का डिविडेंड दिया था, तब ये शायद 1100 रुपये का दाम होता था, तो उस समय पे 8 या 9% की यील्ड बनी थी, और तब से शेयर में तेजी आई। नहीं, उस समय 800 साढ़े 800 रुपये का दाम था और तब 80 रुपये डिविडेंड आया था, उसके बाद 1100 का दाम आया। शेयर चलता कम है, 1200-1300 की रेंज में यूजुअली रहता है, लेकिन डिविडेंड पे ऑफ अच्छा है, मल्टीनेशनल जाइंट भी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। अशोक लेलैंड एंड टाटा मोटर, विच वन इज़ बेटर फॉर 5 ईयर? सर दोनों में से टाटा मोटर ज़्यादा बेटर है, दोनों में से एटलीस्ट टाटा मोटर ज़्यादा बेटर है, वरना बजाज ऑटो को देखिए, बढ़िया कैश रिच कंपनी है, या हीरो मोटो को आपको देखिए, बढ़िया दाम पर अवेलेबल है, इनमें भी आप कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, जी लिमिटेड, अगर आप ये नंदलाल साहब जी मीडिया की बात कर रहे हैं तो बस बहुत है एक्विजिशन को लेकर, इसलिए शेयर में सर्किट भी लगे थे बीच में 2-3 दिन के, लेकिन नंबर वाइज अभी लॉस मेकिंग है, तो अवॉइड करिएगा। और जी मीडिया में भी, अगर जी एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी ये सोनी का पूरा भी इशू चल रहा है, थोड़ा ईज आउट आने दीजिए, क्लैरिटी आने दीजिए, उसके बाद कॉल लीजिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी सिचुएशन बन रही है, इस सिचुएशन के मद्देनज़र नया मैनेजमेंट कैसे कॉल लेता है, या लेटर्स जो आ रहे हैं नए पुराने मैनेजमेंट के मिस्टर गोयनका को हटाने के लिए, और इस तरह की जो चीज़ें चल रही है कॉर्पोरेट डेवलपमेंट, वो थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा आसान रहेगा। अच्छा, एनी वैल्यू पिक इन केमिकल स्पेस? सर लक्ष्मी अगर नीचे मिलता है तो आप उसमें दाव लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको अतुल लिमिटेड अच्छी कंपनी है, सुदर्शन केमिकल अच्छी कंपनी है, PI इंडस्ट्री अच्छी कंपनी है, ये अगर मिले नीचे के दाम पे आप ज़रूर ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अमी ऑर्गेनिक पे आप बने रह सकते हैं मीडियम टर्म में, तो एटलीस्ट 1390 रुपये पे आपने खरीदारी की है, आप होल्ड करिए,
अगर ठीक ठाक दाम आपको फिर मिले नीचे तो आप ऐड करिए, लेकिन सो फार इसमें बने रहिए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक ज़्यादा बेटर सिचुएशन है, अदरवाइज जुबलेंट इंग्रीविया ज़्यादा बेटर सिचुएशन है, उनको आप तला सकते हैं नीचे की तरफ। अच्छा, टाटा पावर 124 रुपये होल्ड करिए सर। दो चीज़ें में बढ़िया हो गई हैं, केतव जी आपके लिए भी, कौशिक जी आपके लिए भी। एक तो कैप्टिव कोल माइन है इनके पास अपनी, पावर में ईवी का प्ले है और कंपनी भी अच्छी है, ऑब्वियसली बात है, तो आप बने रहिए। और अगर टाटा एलेक्सी में भी एक सवाल मैंने देखा था, 700 रुपये के दाम पर है सर, आराम से बने रहिए। दोनों में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ बने रहना है, टाटा पावर में भी और टाटा एलेक्सी में भी। बढ़िया पैसा वैसे ही बन जाएगा। टाटा पावर की इक्विटी थोड़ी बड़ी है, ऑब्वियसली बात है, एक्सप्लेट हो चुका है इसमें, 5:1 मतलब 1 शेयर और 5 शेयर में बांटा गया था। लेकिन टाटा एलेक्सी में आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस दाम पे आना नहीं है दोबारा, क्योंकि जिस दाम पे ये नंबर आए थे वहाँ से 3 गुना ऊपर हो चुके कंपनी के नंबर्स, तो वो दाम नहीं आएगा, लेकिन हाँ बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे कल मुलाकात होगी, कल एक्सपायरी का दिन है, महीने का आखिरी दिन, छमाही का आखिरी दिन, 9 महीने का आखिरी दिन, तो ज़रा ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिएगा। और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।